हेडिंग है अवयवों के योग के गुणधर्म। हो गया प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स। हो गया। अब इसमें देखो पहला नंबर कौन सा गुण काम करता है। पहला नंबर तो काम करता है क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम कहने का क्रम विनिमेय मतलब बदलना। तो अगर दो अवयव हैं उनको जोड़ा जा रहा है, योग का गुणधर्म देख रहे हैं ना, दो अवयव है ए में बी को जोड़ा जा रहा है, तो अगर बी में ए को जोड़ दें तो हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ए प्लस बी बराबर बी प्लस क्या होगा, ए होगा। ये योग का क्रम विनिमय नियम होता है, अर्थात क्रम को उल्टा कर देने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जाहिर सी बात से जानते भी होंगे। दूसरा नंबर देख लो, दूसरा क्या होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है, यदि हमारे पास कोई दो अवयव है, ए प्लस बी को हमने जोड़ा है, मतलब कोई दो अवयव है ए और बी, इसको हमने जोड़कर बनाया है क्या, ए प्लस बी। तो अगर इसमें कोई तीसरा अवयव सी जोड़ दिया जाए तो वो बराबर किसके होगा, यदि हम बी प्लस सी को पहले जोड़ लें फिर ए को जोड़ें उसके बराबर होगा। निष्कर्ष इसमें क्या किया गया, पहले ए और बी को जोड़ा गया फिर सी को जोड़ा गया, इसमें पहले बी और सी को जोड़ा गया फिर किसको जोड़ा गया, ए को जोड़ा गया। दिखाई दे रहा है, अर्थात ये कोष्ठक भी बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा होता है साहचर्य नियम। ये पुराना भी पढ़े हो, 7-8 में भी इसको पढ़े हो, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब वितरण नियम तो बीच में लगेगा नहीं, क्योंकि जब बूढ़ा आएगा तब वितरण नियम लगेगा। तो ये दो नियम इनको देखो, ध्यान में रखो, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। क्या लिखे, गुणधर्म हो गया ना। पहला नंबर लिखो, पहला नंबर क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम हो गया। तो लिखो, यदि ए व बी दो समान कोटि के अवयव हैं तो, यदि ए व बी दो समान कोटि के अवयव हैं तो, यदि ए व बी दो समान कोटि के अवयव हैं तो दो समान कोटि के अवयव हैं तो हो गया। यदि ए व बी दो समान कोटि के अवयव है तो ये लिख लेना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अर्थात ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ध्यान देना। दूसरा लिखो, दूसरा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको क्या करें, प्रूफ बता दें क्या इसका। चलो देखो, अभी दोनों लिख लो, इसमें से एक का प्रूफ बता देते हैं। क्या लिखे, साहचर्य नियम। तो लिखो
यदि ए बी तथा सी, यदि ए बी तथा सी तीन समान कोटि के अवयव हैं, यदि ए बी तथा सी तीन समान कोटि के अवयव हैं, तीन समान कोटि के अवयव हैं, तो हो गया। दूसरा नंबर नीचे वाला लिख लो, कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस, फिर कोष्ठक में b प्लस सी। हो गया ना? हो गया। अब इसमें से देखो किसी एक का प्रूफ तुम देख सकते हो। पहले वाले का प्रूफ बता दें। ध्यान देना, प्रूफ कैसे पूछा गया है? अवयवों के योग पर क्रम विनिमय नियम को सत्यापित कीजिए, ठीक है ना? तो इसका सवाल तुमसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका क्या बनेगा कि जो दोनों अवयव होंगे ए और बी दे दिया जाएगा, जैसे कह देगा ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 4 5 6 7, ठीक है? तो इन पर योग का क्रम विनिमय नियम सत्यापित करो, या इन पर योग का साहचर्य नियम सत्यापित करो, तब सी भी दिया जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त क्या दे सकता है? सीधे सीधे दे सकता है कि दो अवयवों के योग पर क्रम विनिमय नियम को क्या करो? सत्यापित करो। तब वहां से तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। क्या? तुम कोई दो अवयव अपने मन से मान लो, जैसे हमने बोल दिया एक सवाल कि अवयवों के योग पर क्रम विनिमय नियम को सत्यापित करो। हो गया? अब ये तुम्हें सत्यापित करना है, उसके लिए दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो क्या करना? एक तो अवयव अपने मन से a बराबर मान लेना, कोई 1 2 3 4, b बराबर 4 5 6 7 या कुछ भी मान लो, मान लिए। उसके बाद उन दोनों को जोड़ो, क्योंकि क्रम विनिमय नियम सत्यापित करने के लिए हमको क्या सत्यापित करना होगा? a प्लस b बराबर क्या? b प्लस a। तो उसमें एक बारी a प्लस b निकाल देना, एक बारी b प्लस a निकाल देना, दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो लिख देना LHS बराबर RHS। इससे क्रम विनिमय नियम क्या होता है? सत्यापित होता है, ठीक है ना? दूसरा तरीका क्या है, जो कि हमारा किताबी तरीका है? क्या होगा इसमें? अवयव को हम कैसे मानते हैं, पहले हमको प्रूफ करना है। प्रूफ ऑफ a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, अर्थात क्रम विनिमय नियम को हमें सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे? माना मान लेते हैं इसमें सबसे पहले एक अवयव, जब ए कोई अवयव कैसे मानते हो? ए आई ए एम गुणा क्या? यही तो अवयव अभी तक हम मानते आ रहे हैं, मानेंगे। अब एक दूसरा अवयव बी मानना है, उसे क्या मानेंगे हम? बी आई जे, और कोई दूसरा मानेंगे यहाँ पे कोटि। कोटि वही मानेंगे क्योंकि इसमें कहा गया पहले कि दो अवयव समान कोटि के हो। कैसे हो? समान कोटि के। कोटि समान होनी चाहिए, अर्थात इसको भी क्या कर सकते हो? m गुणा n। इसलिए ध्यान से देखो, LHS निकालो, LHS a प्लस बी निकाल सकते हो। क्या होगा? a का मान क्या है? a i j m गुणा n प्लस b i j m गुणा n। तो इसका योग करते समय हमने क्या बताया था तुम्हें? दो अवयवों को जोड़ते समय क्या करते हैं? उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें संगत अवयव कौन कौन सा है? ए आई जे और
बी आई जे। क्यों? क्योंकि ए आई जे का अर्थ क्या है? आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ का अवयव ना। तो इसी प्रकार बी आई जे का भी तो अर्थ यही है, आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ का अवयव संगत अवयव है। आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ इसका भी है, आईवी पंक्ति जेवा स्तंभ इसका भी है। इसका मतलब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दिया जाए, क्या होगा? ए आई जे प्लस क्या? बी आई जे। और कोटि तो हमारी वही रहती है, कोटि में कोई बदलाव होता है क्या? जुड़ जाएगा, तब भी देखो वही रहेगा ना। कल हमने एक एग्जाम्पल योग करके दिखाया था, कोटि में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तुम संख्याओं के योग पर क्रम विनिमय नियम कक्षा 8 में पढ़े हो। यदि दो परिमेय संख्याएं ए तथा बी है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। किसका पालन करती हैं? तो चूंकि संख्याओं के लिए, किसके लिए जी? संख्याओं के लिए a प्लस बी बराबर क्या होगा? b प्लस ए होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो क्या कर सकते हो तुम, इसमें जो ए आई जे प्लस बी आई जे लिखे हो इसको बदल दो, तो क्या बन जाएगा? बी आई जे पहले हो जाएगा और ए आई जे क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा। होगा ना? अभी देखो दोनों अलग अलग थे तो हमने दोनों को एक साथ जोड़ा ना, इसका मतलब दोनों जुड़े हैं तो फिर इनको अलग अलग भी तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? बराबर देख लो क्या करेंगे, ध्यान देना। इसको हम लिख सकते हैं एक बारी अलग, बी आई जे एम गुणा एन, प्लस इसको लिख सकते हैं अलग, ए आई जे कोटि वही रहेगी एम गुणा एन। ये किसका मान है? बी का मान है और ये किसका मान है? ए का मान है। तो आ गया तुम्हारा ए प्लस बी बराबर डी प्लस ए प्रूफ। तो ये हमारा किताबी नियम है, हमको इस तरह से हल कर लेना। और अगर ये नहीं समझ में आता है, तुमको ज्यादा परेशानी होती है, ए बराबर कोई एक अवयव मान लो, बी बराबर भी कोई एक अवयव मान लो, एक बार ए और बी को जोड़ लो, एक बार किसको जोड़ लो? बी और ए को जोड़ लो, हो जाएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो लिख देना LHS बराबर RHS। इसलिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है? सिद्ध होता है। हो जाएगा, इस प्रकार से कर लेना, नोट कर लो। अब दूसरा प्रूफ कर लोगे ना, दूसरे में C बराबर सी आई जे एम गुणे एन मान लेना, ठीक है। एक बार AB को कोष्ठक में जोड़ना, फिर उसमें C को जोड़ना, फिर एक बार BC को कोष्ठक में जोड़ना, उसमें C को जोड़ना, दोनों बराबर आ जाएंगे। या इस तरह से करने के बाद जब C को जोड़ोगे तो पहला कोष्ठक एक बारी A और B पे रहेगा, एक बारी कोष्ठक B और C पे करके उसको अलग कर लेना, जाएगा। A प्लस B प्लस C अलग हो जाएगा, बस उसमें केवल कोष्ठक आगे पीछे करना है, बाकी सारी चीजें तो सही है। इसमें तो उल्टा करना था, उसमें उल्टा भी नहीं करना रहेगा, केवल कोष्ठक को आगे पीछे करना रहेगा। एक बार A और B पे लगा रहेगा, एक बार B और C पे लगा रहेगा। चलो आगे बढ़ो। इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट। किसी अवयव के सभी अवयवों का चिन्ह बदल देने पर, किसी अवयव के सभी अवयवों का चिन्ह बदल देने पर, किसी अवयव के सभी अवयवों का चिन्ह बदल देने पर अवयव के सभी अवयवों का चिन्ह बदल देने पर तो क्या उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है, उसका योज्य
प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है योज्य, या फिर ओ का मतलब आधा जवाब हो गया, योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है, हो गया। जैसे जैसे ये देख लेना, आव्यूह A बराबर AIJ M गुणा N का योज्य प्रतिलोम माइनस A बराबर इसके जो अवयव है उसी का चिन्ह क्या कर दो, बदल दो, ठीक है ना। उदाहरण देख लो तो मान लो एक अवयव है 1 - 3 5 7 2 गुणा 2 कोटिका का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, सभी पदों का चिन्ह बदल दिया जाए। ये +1 है ना, इसको -1 कर दिया जाए, +5 को -5, -3 को +3 और +7 को -7, ये उसका योज्य प्रतिलोम हो गया। ये तुमने यहाँ 7-8 में भी पढ़ा, योज्य प्रतिलोम किसी परिमेय संख्या का चिन्ह बदल देने पर उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, तो लिख लो इसको। जैसे पहले उसको ऊपर से लिखना, A बराबर AIJ M का योज्य प्रतिलोम -A बराबर -AIJ M नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। अब एक एग्जाम्पल लिखो नीचे, आव्यूह की रचना करने वाला सवाल तो बता दिए थे शुरू में ही। अब एक एग्जाम्पल लिखो, यदि आव्यूह A बराबर, यदि आव्यूह A बराबर यदि आव्यूह A बराबर हो गया, देखो एक आव्यूह दिया है A बराबर 1 - 3 2 5 तथा B बराबर 3 - 2 1 4, तो 3A - 2B ज्ञात करो, ये सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो लिखेंगे 3A - 2B बराबर 3A का मान रख दो, 1 2 -3 और 5 हो गया। उसके बाद -2B का मान रख दो, 3 1 - 2 4, क्योंकि देखो 3 में A का गुणा है, 2 में B का गुणा है, 3 का गुणा A में करेंगे, 2 का गुणा B में करेंगे। अब हमने गुणा का नियमफल कैसे बताया था, सभी अवयवों में गुणा करते हैं। अभी जब हम यही सारणिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर गुणा केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में होता है, लेकिन यहाँ का नियम है कि सभी अवयवों में गुणा करना है उसी संख्या का। कैसे, 3 का गुणा 1 में, 3 कम 3, 3 तिहाई -9, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, माइनस देखो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी -4 और 2 1 कम 2, 2 चौका 8। ये माइनस चिन्ह देख के अंदर चिन्ह मत बदलने लगना, क्योंकि तुमने अभी भी बाहर माइनस लगाया हुआ है।
अगर तुम अंदर चिन्ह बदल दिए तो बाहर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। इसलिए ये नहीं कि बाहर चिन्ह देख लो तो कह दो कि अरे माइनस बाहर है, 2 का गुणा कराएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब क्या होगा, माइनस लगा तो मतलब आप यू घटेंगे ना, तो इनको घटाया कैसे जाएगा, 3 में से किसको घटाओगे, 6 को, -9 में से किसको घटाओगे जी, -4 को, -9 में से घटाओगे -4 को, मतलब -9 माइनस सब ब्रैकेट में -4 होगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे 6 में से घटेगा 2 और 15 में से घटेगा 8, घटेगा ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, बराबर 3 में 6 घटा तो -3, इसमें -9 + 4 पहले लिखोगे इसको, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 8 गया 7, -3 -9 में से 4 घटेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, माइनस लगा के 9 में से 4 घटा दो, 5 बचेगा, 4 बचा और 7 बचा, यही हमारा आंसर है, नोट कर सकते हो। पहले चैप्टर का नोट समाप्त हो गया। अब सवाल पूछ सकते हो, कौन कौन सा सवाल लगाना है। सवाल जो बता रहे पूछ सकते हो फटाफट, आपको इसको फिर सवाल पूछना शुरू करो। सवाल नंबर 3 देखो, 3 में कह रहा है यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 का पहला है कुल अवयव बराबर 12, हो गया ना। अभी हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि किसी भी आव्यूह का अगर कुल अवयव निकालना है तो उसकी पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, क्या करेंगे, माना पंक्ति बराबर यम और स्तंभ बराबर यन, इसलिए सूत्र से हमारा क्या बनेगा, पंक्ति गुणा स्तंभ बराबर कुल अवयव, यही तो हमारा सूत्र है कि नहीं है। पंक्ति गुणा स्तंभ बराबर कुल अवयव कैसे हुआ था, पढ़ा था हमने, गिना भी था हमने। एक आव्यूह ऐसे बना, कितने कोटि का आव्यूह है ये, 3 गुणा 2 है ना, 3 पंक्ति 2 स्तंभ दिख रहा है। इसमें अवयव तनिक गिन लो तो पहले, 1 2 3 4 5 और 6 अवयव है ना। अब देखो एक चीज, इसमें जो पंक्ति थी 3, स्तंभ था 2, 3 में 2 का गुणा कर दो तब भी कितना आएगा, 6 आएगा, अर्थात जितने अवयव थे उतना ही आएगा। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करने पर हमें कुल अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाती है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। अब सोचो, पंक्ति थी यम, स्तंभ था यन, इसलिए इसके बराबर कुल अवयव कितना हो गया, 12। तो यम गुणे यन बराबर 12, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 12। कह रहा है कि उस आव्यूह के सभी संभव क्रम या कोटि ज्ञात करो। इसका मतलब हमें सभी संभव संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। तो कैसे कैसे हो सकता है, तो सभी संभव क्रम, सबसे पहले कहां से शुरू करोगे, 1 से, मतलब पंक्ति 1 रखो और स्तंभ क्यों कर दो, 12 को कर दो, 1 गुणा 12 होगा ना, अर्थात 1 पंक्ति और कितने स्तंभ, 12 स्तंभ। ऐसे लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक आव्यूह है। इसमें लाइन देख रहे होगे, एक कई दिख रही है, पंक्ति 1 हो गया, स्तंभ कितने हो गए, 12, देख रहे हो ना इस तरह से। तो ये हमारा हो गया पहला वाला।
इसी प्रकार से अब एक से आगे बढ़ो तुम, ऐसा तो है नहीं कि कहीं लटके रहोगे, तो मिठाई तो मिला नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ो, एक के बाद 2 करो, 2 गुणा कितना करना पड़ेगा तब 6, फिर 3 पंक्ति कर लो तो 4 स्तंभ करना पड़ेगा, 3 गुणा 4, उसके बाद 4 पंक्ति कर लिए तो 3 स्तंभ करना पड़ेगा, 5 पंक्ति करेंगे तो स्तंभ आएगा, 6 पंक्ति करेंगे तो कितना स्तंभ आएगा 2, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, 9, 10, 11 पे नहीं आएगा, कितनी पंक्ति कर लो 12 पंक्ति तो 1 स्तंभ हो गया। ये इसके सभी संभव क्रम है, हो जाएगा। अब ये मत सोचना ये 1 गुणे 12 है तो 12 गुणे 1 फिर क्यों लिखे हैं, बदल चुका है, इसमें पंक्ति 1 थी, इसमें स्तंभ 1 है, तो अंतर नहीं दोनों में। पंक्ति 1 थी तो क्षैतिज भी उठाना वो, और जब स्तंभ 1 हो गया तो स्तंभ भी हो गया या ऊर्ध्वाधर भी हो गया, हुआ तो अंतर है दोनों में, ध्यान दिए रहना, इसीलिए क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता है। अब इसका दूसरा और तीसरा इसी तरह से लगा सकते हो। दूसरे में बोला है 8 अवयव है, तीसरे में बोला है 15 अवयव है, तो इसी प्रकार से 2-2 संख्याएं खोज लेना है। 4 नंबर सवाल करता है, कौन सा होता है 12 नंबर, 12 नंबर सवाल करता है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो लिखना है इतने के बराबर एक शून्य आगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमने तुमको 3a - 2b निकाल के दिखाया ना वही तुम यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। चलो बताइए। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर जितना दिया कितना दिया 1 - 4 और 5, ठीक है, सही सही लिख रहे हैं। बी बराबर दिया 2 1 - 3 है, दूसरी पंक्ति है, बी बराबर अब 2 है, बी बराबर होगा 2 3 - 1, दूसरी पंक्ति है 1 2 और 3। सी बराबर हमको ज्ञात करना है, जबकि क्या क्या दिया है जी, 2a + 3b - 4c बराबर क्या है 0 है, अर्थात 0 अवयव। समझ सकते हो गया ना। तो इसके बराबर तुमने 0 लिख दिया, इसका मतलब 2a + 3b इक्वल क्या आ सकता है 4c आ सकता है, उधर 0 है, या ऐसे कर सकते हो इसके प्लस में 0 कर लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा 0 का, नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देना। तो 2a + 3b है, 2 × a का मान रखो 1 - 4 5, 2 1 - 3 प्लस 3b, b का मान 2 3 - 1, उसके बाद 1 2 और 3 बराबर केवल बचेगा क्या 4c, तो 2 आ गया, -8 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 1 कम 2 आ गया, 2 6 -6 आ गया, और ये 2 बच्चे 10 आ गया, और प्लस ये 6 9 -3 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15, ये है 2 गुणा 3 कोटि का, ये भी है 2 गुणा 3 कोटि का। अभी बराबर क्या बचा है जी सब
4c बच रहा है। इधर बता दे, उधर बताए। नोट कर लो, फिर ऊपर बता रहे हैं जाके। जल्दी इतना नोट करो, फिर ऊपर देखते हैं। हो गया? चलो देखो ऊपर मिटा रहा है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, नीचे वाले को। इसको कैसे जुड़ेगा? अवयव में अवयव जोड़ो। अब 2 में जुड़ेगा 6, फिर -8 में जुड़ेगा 9, 10 में जुड़ेगा -3 जुड़ेगा। उसके बाद नीचे 4 में जुड़ेगा 3, 2 में जुड़ेगा 3, उसके बाद 2 में जुड़ेगा 6, उसके बाद -6 में जुड़ेगा 9, और बराबर क्या आया है जी? 4c आया है ना। 4 उधर गुणा में इधर आएगा तो 4 उधर गुणा में इधर आएगा तो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। ये 8, ये 7, ये 1, ये 8, ये 7, उसके बाद ये 3, बराबर क्या बचा? c। चाहो तो इतने पे ही इसको छोड़ दो, चाहे इस 4 से सभी अवयवों में क्या कर दो? भाग दे दो, चाहे कहे तो 1/4 से सभी अवयवों में गुणा कर दो, बात एक ही होगी ना। छोड़ सकते हो इतने पे ही, जाने दो, क्या जरूरत है पूरा कराने। सभी कट जाते तो भाग भी देते। ये तुम्हारा 8 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, लेकिन बाकी तो नहीं कटेंगे, भिन्न में आ जाएगा, इसलिए इसी पे छोड़ दो, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा c का मान हो गया। नोट कर लो, जो सवाल बचा वो कल बताएंगे, नहीं तो कल अवयवों का गुणनफल बताएंगे। अवयवों का गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुणनफल तुम्हें समझ लो 12 नंबर के आसपास दिलवाएगा। अवयवों का गुणनफल अगर ध्यान से ये लगाना आता है तो समझ लो 12 नंबर तुम्हारा ध्यान दे रहा है, क्योंकि 8 नंबर तो एक सवाल सीधे सीधे अवयव विधि से हल करने वाला पूछा जाता है, जिसमें अवयवों का पूरा करना होता है।